चल गई क्लास। चलो तो बच्चे वो क्लरिकल मिस्टेक की वजह से बैच थोड़े से प्लस माइनस हो गए थे, तो इसलिए उसको हटाना पड़ा, रीस्टार्ट कराना पड़ा। हमारी जो क्लास है वो पहली है ज्योग्राफी की, जिसमें अगर आप हिंदी में जाएंगे तो कहेगा वो भूगोल, यानी पृथ्वी जो है वो गोल है, जो कि असली में नहीं है। और फिर है ज्योग्राफी, जिसमें जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी, और जो ग्राफी होता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित जो भी चीजें हैं, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो वही ज्योग्राफी है। पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित मतलब सर, वेरी गुड आफ्टरनून डियर मुकेश कुमार। अब जब हम सोलर सिस्टम, सौर मंडल को जब हम पढ़ते हैं, तो इस सौर मंडल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बच्चे, जैसे कि नाम एक गैलेक्सी भी पढ़ते हैं, है ना। गैलेक्सी भी बोला जाता है, जैसे आकाश गंगा भी बोल देते हैं आप। तो क्या उस गैलेक्सी का संबंध पृथ्वी से सीधा है? सर कुछ ऐसे गैलेक्सी भी हैं जो पृथ्वी, जिस गैलेक्सी में पृथ्वी, ये सौरमंडल है हमारा जिसमें पृथ्वी भी आती है, उसके अलावे भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, तो उसका संबंध तो पृथ्वी से नहीं है। लेकिन पृथ्वी से जो चीज डायरेक्टली जुड़ रही है वो, और जो इनडायरेक्ट जुड़ रही है वो भी, उसका भी अध्ययन जब हम करेंगे तो वो ज्योग्राफी ही कहलाएगी। कहानी समझ में आ रही है? तो इंग्लिश में इसका जो मतलब है वो कुछ और हो जाता है, और हिंदी में इसका मतलब कुछ और हो जाता है। जब सर हम ज्योग्राफी में चलते हैं तो इसमें एक नाम आता है, उस नाम को हम कहते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें प्रूव करने की कोशिश की। सुमन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वैसे तो वेरी गुड इवनिंग का टाइम हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो तभी सवेरा। तो इरेटोस्थनीज से सर 3 चीजें दी जो हमारे काम की थी। इसमें इसने सबसे पहले ये बोला कि जो पृथ्वी है, इरेटोस्थनीज ने जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में कुछ बातें बताई, जिसमें सबसे पहले थी पृथ्वी की आकृति के बारे में। दूसरा है पृथ्वी की परिधि के बारे में, और जो तीसरा है वो है पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इन 3 चीजों के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आइडिया दिया था उसका नाम ही इरेटोस्थनीज था। अब यहां पर ध्यान रखने की बात है सर, एक नाम है हिकेटियस और एक नाम है इरेटोस्थनीज। हिकेटियस जो है 4 बजे होगा जी इवनिंग सेशन, बेटा 3 बजे होता है संदीप कुमार इवनिंग सेशन, ठीक है। कहाँ से इंग्लिश पढ़ रहे हो? 12 से 3 का टाइम ही गुड आफ्टरनून का होता है। 3 के बाद जो है रात में चाहे 10 बजे मिल लो, वो भी गुड इवनिंग ही है। हाँ, मिलोगे तब गुड इवनिंग, जाते वक्त गुड नाइट बोलना है। रात के 10 बजे मिलोगे तो आप मिलते ही ये नहीं कहोगे गुड नाइट, वो जाने का होता है। जब मिलोगे तब आप कहोगे गुड इवनिंग, और जब जाओगे चाहे 2 मिनट बाद ही निकल जाओ तब आप बोलिए गुड नाइट। ये होती है कहानी। खैर, इंग्लिश की क्लास नहीं है, ये है ज्योग्राफी की। तो आकृति के बारे में बात कीजिए। क्या पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है? हाँ सर, बिल्कुल घूमती है, हम तो पढ़ते ही हैं। पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पे या धुरी पे ना घूमे तो दिन रात तो बनेंगे ही नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे ना मैंने ये जैकेट पहनी हुई, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो हो सकता है आप, है ना, आपको कोई प्रभाव मेरे जैकेट पे देखने को ना मिले। लेकिन पृथ्वी जितना घूम रही है, जितनी तेजी से घूम रही है, लगभग 1650 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी जो है ध्रुवों पे घूम रही है। यानी ध्रुवों की जो दूरी, मतलब जो डिस्टेंस है जो कवर कर रही है पृथ्वी घूमने के दौरान, ध्रुवों पे सबसे ज्यादा है, लगभग 1650 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड, इतनी तेजी से पृथ्वी घूम रही है। इक्वेटर पे, पोल पे वो कम हो जाता है। तो सोचिए अगर इतनी ही तेजी से मैं घूमूं तो क्या मेरे इस जैकेट का एक हिस्सा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा? सोच के देखो।
अगर मैं तेजी से घूमूं तो मेरे शरीर पे जो कपड़ा है वो क्या बाहर निकलने की तरफ कोशिश कर रहा है? बिल्कुल करेगा सर, इतनी स्पीड में तो। बस फिर काम बन गया बेटा। ये जो पृथ्वी है, अगर मैं ये कहूं कि करोड़ों साल पहले अगर गोल होती भी थी, तो ये अपने एक्सिस पे इतनी तेजी से घूम रही है कि घूमने की वजह से ये जो हिस्सा है जिसे भूमध्य रेखा वाला हिस्सा कहते हैं, वो हिस्सा चौड़ा हो गया समय के साथ। तो यानी ये जो पृथ्वी है घूमने के दौरान कुछ इस तरीके से हो गई है, कुछ इस तरीके से। तो यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो चपटा हो गया और जो बीच वाला हिस्सा था वो फैल गया। तो भैया ये फैलेगा तो ये चपटा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो बेटा अगर ये चपटा हो गया तो उसका मतलब साफ है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कुछ और होगी, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो कुछ और होगी। जो सीधी दूरी है इसी को कहते हैं आप लोग ध्रुवीय। एक होता है डायमीटर, एक होता है रेडियस। रेडियस का क्या मतलब होता है? रेडियस का मतलब त्रिज्या, और डायमीटर का मतलब व्यास। तो एक होता है बच्चे ध्रुवीय व्यास और एक होता है भूमध्य रेखीय व्यास। तो पृथ्वी का लगातार अपने ही दूरी पे घूमते रहना, जिसकी वजह से इक्वेटर का जो हिस्सा है, भूमध्य रेखा का हिस्सा है, वो फैल जाएगा, ध्रुवों की तरफ जो है वो थोड़ी सी चपटी हो जाएगी, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से एक व्हाइट बॉल होता है ना जिसपे स्माइल बना होता है, जब आप उसे उसे पुश करते हैं, उसे जब आप दबाते हैं तो देखिए बाहर की तरफ निकलता है कि नहीं निकलता है। बस समझ लीजिए कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से ऐसे ही हो गई। तो ये जो आकृति है, इस आकृति को गोल तो नहीं कह सकते, इस आकृति को त्रिभुजाकार तो नहीं कह सकते, इस आकृति को आप आयताकार नहीं कह सकते, चतुर्भुजाकार नहीं कह सकते। बेटा इस आकृति को फिर कुछ तो नाम देना है ना। ये संतरे जैसी जो आकृति दिख रही है इसको कुछ ना कुछ नाम तो दें। हाँ सर दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया भूआब, इसी को नाम दे दिया हमने जियोड, और इंग्लिश में सर कई बार इसी को हम लोग कह देते हैं ओबलेट स्फीरॉइड। समझ में आ रही है कहानी? और अगर कोई ये पूछे कि भाई आप ये कैसे तय करोगे कि पृथ्वी की जो आकृति है वो भूभाग है, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, भूमध्य रेखीय व्यास देख लो। भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर के आसपास है, और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर के आसपास है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस या डिफरेंस जो है वो देखने को मिल ही रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिल ही रहा है। इसका मतलब पृथ्वी गोल तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये 12,756 है, अगर ये भी 12,756 होता, ये 12,714 और ये भी 12,714 होता, तो सर इसका मतलब साफ है अगर दोनों ही डाटा सेम हो तो पृथ्वी गोल हो जाएगी। पृथ्वी गोल नहीं है, इसका कारण ही यही है कि पृथ्वी घूमने की वजह से जो सेंटर का हिस्सा है वो बाहर की तरफ समय के साथ निकलता गया, और इसकी वजह से पृथ्वी जो है संतरे की आकृति जैसी हो गई। और क्योंकि उस आकृति को मुझे कोई नाम देना था, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया भूआब। इस भूआब में से ही भू शब्द निकला है, जिसकी वजह से भूगोल बना है। क्योंकि भूआब क्या है, भू क्या मतलब है, हम पृथ्वी की आकृति की बात कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं ना भूगोल, तो भूगोल में जो भू शब्द है उसकी आकृति से ही निकला है। कहानी समझ में आई है कि नहीं आई? तो ये है कहानी सर इसकी आकृति की। अगर इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है, व्यास को अगर मैं भाग कर दूं 2 से तो क्या बचेगा सर? ये तो त्रिज्या बच जाएगी। तो बस फिर इसको भाग करोगे 2 से तो क्या आएगा? त्रिज्या। त्रिज्या आएगी 6,378 किलोमीटर, है कि नहीं? लेकिन सर एग्जामिनर कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछता। हरियाणा जैसे क्रांतिकारी जो हैं अगर कुछ पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन इसको हमेशा राउंड ऑफ रखा जाता है। राउंड ऑफ मतलब लगभग लगभग 6400 किलोमीटर। लेकिन हरियाणा एसएससी में हो तो भैया कुछ भी पॉसिबल है, तो हो सकता है वो एग्जैक्टली पूछ ले, तो आप कहेंगे 6,378 किलोमीटर जो है ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या है। समझ रहे हो? तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो आप कहेंगे सर लगभग 6,378 किलोमीटर। राउंड ऑफ कर दो तो लगभग 6400 किलोमीटर। ये बात होगी आकृति की। तो साफ पता चल गया सर आकृति तो गोल नहीं है। आगे बढ़िएगा, पृथ्वी की परिधि पे बात करते हैं। परिधि का क्या मतलब होता है? सर वही पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर से कवर करती हुई 2 लाइन ले लो। एक लाइन ये ले लेते हैं जो पृथ्वी को इस तरह से कवर कर रही है, एक लाइन ये ले लेते हैं जो पृथ्वी को इस तरह से कवर कर रही है। इसको नाम दे देते हैं सर भूमध्य रेखीय परिधि, और इसको नाम दे देते हैं सर हम लोग ध्रुवीय परिधि। ध्रुवीय परिधि अलग है, भूमध्य रेखीय परिधि अलग है। लगभग लगभग 40,000
76 किलोमीटर के आसपास जो है भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 किलोमीटर के आसपास। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के परिधि के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, तो आंसर करेंगे फिर से इराटोस्थनीज। तो यानी पृथ्वी की आकृति के बारे में किसने बताया, इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी की परिधि के बारे में किसने बताया, इराटोस्थनीज ने। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अक्षांश और देशांतर। एक बात तो पहले बात आप ये है कि अपने शब्दों में यही लिखिएगा कि पृथ्वी पर इस तरह की कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। इस तरह की कोई रेखाएं अगर मुझे देखने को मिल रही हैं तो इनको मैं काल्पनिक रेखाएं बोलता हूं सर। बोलो हाँ या ना। पृथ्वी पर इस तरह की जो रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, ये देखो इस तरह से लेटी हुई, इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं जो हैं उनको अक्षांश और देशांतर कहते हैं। वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। और ये काल्पनिक रेखाएं जो है वो किसने बनाई है, एराटोस्थनीज ने। क्यों बनाई है बताता हूं।
ओके, माफी चाहूंगा, कॉल की वजह से डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो एक बात बताओ, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति की मुझे सिचुएशन का पता करना है, स्थिति का पता करना है, जगह का पता करना है, तो बताओ कैसे पता करोगे? आप कहोगे कि सर मुझे कम से कम दो रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, दो ही रेखाओं का तो ज्ञान होना चाहिए ना। भाई अगर कोई एक घर है, उस घर के स्थिति के बारे में पता लगाना है मुझे, तो कम से कम कितनी रेखाओं का ज्ञान मुझे होना चाहिए, आप बताओ। आप समझदार हो, आप ही बताओ। आप कहोगे सर एक ये रेखा और एक ये रेखा, जहां ये दोनों रेखा मिल रही हैं वही जगह है जहां पे ये घर है, हाँ है कि नहीं? तो सर ये जो इस तरह की रेखाएं देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं अक्षांश, और जो इस तरह की जो रेखाएं देखने को मिलती है उसे कहते हैं देशांतर। क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक तो एक जगह की स्थिति के बारे में बताती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, दूसरा जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तापमान के अंदर बताती है, वो तापमान के अंदर अंतर बताती है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय के अंदर डिफरेंस बताती हैं। कैसे सर, थोड़ा इसको समझाओ। ये देखो बच्चे, ये है पृथ्वी, इस पृथ्वी पे ठीक बीच में जो रेखा है उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और हम ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा पे सूरज की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल 90 डिग्री पे, और जब 90 डिग्री पे पड़ती है तो उसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा जो है यहां पर अधिकतम होती है, और जब सूरज की ऊर्जा अधिकतम होगी इसका मतलब ही यही होगा कि वो इलाका काफी गर्म होगा, और अगर वो इलाका काफी गर्म हुआ तो इसका मतलब ही यही होता है कि उस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो काफी डार्क होंगे। जितना गर्म इलाका, उस इलाके में रहने वाले लोग उतने ही डार्क होंगे, और जितना ठंडा इलाका, उस इलाके में रहने वाले लोग उतने ही फेर होंगे। ये होती है कहानी। अब जो 0 डिग्री है, हमने ये तो देख लिया कि सर यहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा आ जा रही है। अब देखो, 0 के ऊपर रेखाएं अलग अलग हैं, 0 के नीचे रेखाएं अलग अलग हैं। एक कर्क रेखा है सर, एक अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, एक मकर रेखा, एक अंटार्कटिका है, और ये सर साउथ पोल नॉर्थ पोल के हिस्से हो गए। अब वही सूरज की रोशनी देखिए, फैल गई, फैल गई, फैल गई, जितनी, देखिए इसका एंगल उतना ही कम होता जा रहा है। एंगल जितना कम होता जाएगा उसका मतलब है कि ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी। ऊर्जा जितनी ही कम होती गई वो इलाका उतना ही ठंडा होता जाएगा। वो इलाका जितना ठंडा होता जाएगा उस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं उतने ही फेर होंगे, उतने ही गोरे होंगे। समझ में आई कहानी? इलाका जितना ठंडा उस इलाके में रहने वाले लोग उतने ही फेर, और इलाका जितना ज्यादा गर्म उस इलाके में रहने वाले लोग उतने ही ज्यादा डार्क होंगे। यही वजह है कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आता है, और उस रेखा के बीच में रहने वाले लोग जो हैं ज्यादा गर्मी झेलते हैं, और ज्यादा गर्मी झेलते हैं इसलिए वो इलाका काफी गर्म रहता है। तो अक्षांश और रेखाओं की और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने दो चीजें समझ ली। पहली कि सर किसी विशेष परिस्थिति में किसी इलाके के बारे में जो पता करना है वो मुझे अक्षांश और देशांतर रेखा बताएगी, और दूसरी कि मुझे किसी की स्थिति के बारे में पता करना हो तब भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताएंगी। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बच्चे सवाल पूछिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है। अब सर अक्षांश को थोड़ा सा ना डिटेल में बात करते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक अक्षांश होती है और सर एक होती है अक्षांश रेखाएं। एक होता है देशांतर और एक होती है देशांतर रेखाएं। ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं?
सर दोनों ही अलग अलग हैं सर, दोनों को सेम करने में गलती ना करना। कैसे, समझाता हूं। एंगल कैसे निकालता, मतलब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे ये जो हिस्सा है जिसे मैं 0 डिग्री अक्षांश कहता हूं, तो ये यार ये 0 डिग्री अक्षांश क्यों कहता हूं मैं, ये 0 डिग्री क्यों है? अगर यहाँ 30 डिग्री लिख रहा हूं तो ये 30 डिग्री क्यों है? यहाँ 60 लिख रहा हूं तो यहाँ 60 डिग्री क्यों है? सर समझाते हैं, समझो। ये है बच्चे पृथ्वी का आधा हिस्सा, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, आपको पता है क्या? अरे नहीं सर, हमें भी नहीं पता। तो अगर पृथ्वी का केंद्र हमें नहीं पता तो हमने मान लिया कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। अब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाओ। सर 90 डिग्री का एंगल तो यही बनेगा ना, ये वाला और ये वाला। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? और अगर बच्चे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो इसका अपोजिट भी तो 90 डिग्री ही हुआ। यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो लाइन मैं खींचूंगा, सर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब सर ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। इस तरह से 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। 360 डिग्री घूम गए कि नहीं घूम गए आप? बिल्कुल घूम गए। तो पृथ्वी का टोटल एंगल तो 360 डिग्री है ना, जब रोटेट करते हो आप ऐसे। हाँ सर, चाहे ऐसे रोटेट कर लो। हाँ सर, अब समझो, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो इसके हिसाब से ये कौन सा एंगल हुआ? ये 0 डिग्री हुआ सर। ये कौन सा हुआ? ये 0 डिग्री हुआ सर। तो देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है। क्या आपने इन दोनों को जोड़ दिया? नहीं सर, अभी जोड़ा नहीं। जब तक नहीं जोड़ देते तब तक वो 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। तो अक्षांश का मतलब ही है, देशांतर का मतलब ही है डिग्री। डिग्री, अक्षांश और देशांतर का मतलब ही होता है डिग्री। लेकिन सर जब सेम अक्षांश को जोड़ दो, ये देखो, ये 0 है, ये 0 है, इनके बीच में एक रेखा खींच दो। खींच दिया, दोनों के दोनों 0 डिग्री जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? जुड़ गए सर। अब इसी को बना दो अक्षांश रेखा। जब तक ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो सर सिर्फ और सिर्फ वो अक्षांश है। अक्षांश देशांतर का मतलब ही होता है डिग्री। लेकिन जब सेम डिग्री को आप जब जोड़ दोगे तो उसको जोड़ते ही वो बन जाएगा अक्षांश रेखा। भाई रेखा क्या हो सकती है? अब इसको तो रेखा नहीं बोल सकते। अब रेखा तो यही है ना, या तो ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो। अब मैं कहता हूं कि भैया ये दोनों के दोनों एंगल 90-90 हैं, तो ये 90 के हिसाब से 0, ये 90 के हिसाब से 0, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ते क्या बन गया सर? ये अक्षांश रेखा बन गई। इसी तरीके से 30 डिग्री क्या है सर? यहां से लेकर के यहां तक का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 60 डिग्री है। और यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री है। सेम यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 30 डिग्री है। यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 60 डिग्री है। और यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री है। तो चाहे मैं ऐसे करूं चाहे मैं ऐसे करूं, 90 दोनों ही मामले में सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये 30 है, ये 30 है, ये क्या है सर? ये 30 डिग्री अक्षांश है। लेकिन जैसे ही दोनों ही 30 को मैं जोड़ दूंगा, यही बन जाएगी अक्षांश रेखा। बोलो हाँ या ना? 60 डिग्री क्या है? अक्षांश है। लेकिन जैसे ही दोनों अक्षांश को जोड़ दिया तो क्या बन गया सर? अक्षांश रेखा। ये 90 है, चाहे ऐसे 90 कर लो चाहे ऐसे 90 कर लो, ये तो एक ही है ना। और क्योंकि सर ये एक पॉइंट है, रेखा ये बन नहीं सकती। और बेटा रेखा बन नहीं सकती, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसे हम अक्षांश कहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो ये सिर्फ अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं। अक्षांश रेखा कहां तक होती है? 89 डिग्री, 89 डिग्री। दोनों सेम है कि नहीं है भाई? इस पॉइंट के हिसाब से ये 89, ये 89 हुआ ना, क्योंकि इसके हिसाब से तो 90 डिग्री ये हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो सर ये दो नहीं है, ये पॉइंट सिंगल है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। आशा करता हूं आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आता हो। तो ये तो सर सिर्फ अक्षांश है। लेकिन बेटा ये 89, ये 89 दो पॉइंट हो गए कि नहीं? दोनों को जोड़ दो तो ये क्या बन गया सर? ये अक्षांश रेखा बन गई। डिग्री भी है और दोनों डिग्री को जोड़ भी दिया तो अक्षांश रेखाएं बन गई। रेखाएं तो नहीं बोलूंगा, इसे अक्षांश रेखा बोलेंगे। ये सर अक्षांश रेखा बन गई। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये 88 डिग्री हो गया, ये 88 डिग्री हो गया। इसी तरीके से बच्चे ये क्या हो गया? ये मान के चलो 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये बच्चे क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसी तरीके से सर ये हो गया क्या?
0 डिग्री। अब आप देखो, 0 से जब मैं पोल की तरफ जाऊंगा तो क्या ये अक्षांश जो हैं छोटे होते जा रहे हैं? क्या अक्षांश रेखा छोटी होती जा रही है? सोचो, देखो, समझो, परखो। हाँ सर, 0 डिग्री है, बड़ी है, सबसे बड़ी है। और उसके बाद जब मैं जा रहा हूं तो देखिएगा अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कम होती जा रही, छोटी होती जा रही है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? 89 डिग्री। और सबसे छोटी अक्षांश कौन सी है? 90 डिग्री। वो तो बिंदु है। तो क्या इन अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो समानांतर है क्या? हाँ सर, इनके बीच की जो दूरी होगी वो समानांतर ही होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और क्योंकि इनके बीच की दूरी समानांतर है, क्योंकि इनकी बीच की दूरी समानांतर है, इसलिए सर इनको हम लोग समानांतर रेखा भी बोल देते हैं। अक्षांश को समानांतर रेखा भी बोल देते हैं। पैरेलल जो है वो भी बोल देते हैं। यस सर, नो? यस सर, नो? हाँ सर, इनको हम लोग समानांतर रेखाएं या पैरेलल्स भी बोल सकते हैं। अब अगला सवाल, बेटा अगर यहां 0 से लेकर के 90 चला गया, इसी तरीके से नीचे भी तो 0 से 90 आओगे ना? अब देखो, 1-1 डिग्री के ऊपर डिफरेंस है कि नहीं है? जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अब आपसे 2 सवाल पूछेगा, बताओ बेटा कुल अक्षांश कितनी है? कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी? क्या आंसर करोगे? आप कहोगे सर ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री करते करते हम कहां तक गए? 90 तक गए। तो हमें ये पता है कि ये 1 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 1 से 90 क्या हो गया? 1 से 90 अक्षांश हो गया ना। इसी तरह से 1 डिग्री से लेकर के 90 तक हो गया, क्या हो गया? अक्षांश हो गया ना। और 0 डिग्री को भी तो काउंट करोगे, क्योंकि 0 डिग्री भी है, और मैंने कहा जो डिग्री है वही अक्षांश है, वही देशांतर है। प्लस कर दो 1। जब सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? सर 181 अक्षांश बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर इस 90 डिग्री को और इस 90 डिग्री को हटा दोगे, क्योंकि ये दोनों अक्षांश है, रेखा नहीं, तो इसमें -2 कर दो। -2 करोगे तो जो नंबर आएगा वो अक्षांश रेखाएं हैं। यस सर, नो? यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ भाई। अरे किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? नो सर, बहुत ही अच्छी बात है बच्चे। तो हमने ये देख लिया कि कुल अक्षांश रेखाएं और समानांतर, ये हम कहते हैं किसको हैं, वो हमें समझ में आ गया। तो इसलिए जब आप ये कहते हैं कि अक्षांश वो होती है जो लेटी हुई है, वो गलत है। जरूरी नहीं है कि अक्षांश जो है जो लेटी हुई है, या आप इसे लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश नहीं बोलोगे, आप कहोगे जो सर जो डिग्री है वो अक्षांश है, और जो दो समानांतर डिग्री को जब जोड़ देंगे तो वो अक्षांश रेखा है। तो कृपया करके अभी तक जो आपने अक्षांश और देशांतर की जो आपने ना डेफिनेशन रटी हुई है ना, उसको आप थोड़ा ठीक कर लो। जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो अक्षांश हैं, जो लंबी रेखाएं हैं सर वो देशांतर है। नहीं, नहीं बेटा नहीं। और क्योंकि अक्षांश
तापमान में फर्क बताती हैं, तो अब आप देखिएगा क्या होता है। अक्षांश, कुल अक्षांश और अक्षांश रेखाएं समझ ली। तो बात करते हैं हम पृथ्वी की। ये बना लो बच्चे अपना प्यारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में मैं बना देता हूं 0 डिग्री। सर इस 0 डिग्री की खासियत क्या है कि ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इस 0 डिग्री का ऊपर का हिस्सा जो है वो उत्तर कहलाएगा, और इस 0 डिग्री के नीचे का हिस्सा दक्षिण कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी यानी नदर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध क्यों बोलते हैं, गोल है ना, ये गोल है। अब ये कहता है कि इस गोल का आधा यानी ये हिस्सा, इसलिए इसे गोलार्ध बोलते हैं। ये गोलार्ध है ना, तो ये गोल है सर, गोल का आधा। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी इसका आधा हिस्सा ये है, इसका आधा हिस्सा ये है, इसलिए इसे इंग्लिश में बोला जाता है हेमी। हेमी का मतलब आधा, किसका आधा, स्पेयर का, गोलाई का आधा। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसमें फर्क इतना है कि सर ऊपर की तरफ जब मैं चलूं तो मुझे 2 रेखाएं देखने को मिलती। एक है 66 डिग्री नॉर्थ, एक है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। इसी तरह से सर मुझे नीचे भी रेखाएं देखने को मिलेंगी 2। एक का नाम है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, एक का नाम है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। माफी चाहूंगा, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। अरे यार क्या कर रहा हूं, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। और ये जो है इसे आप कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और इसे कहेंगे 90 डिग्री साउथ। अब सर इस 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोगों ने कहा है नॉर्थ पोल, यानी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से इसे हम कहते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से 2 हमारे पास पोल हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेकिन जब ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग सर आर्कटिक वृत्त। इसको नाम दिया हमने कर्क रेखा। इसको नाम दिया हमने भू, यानी पृथ्वी मध्य, यानी पृथ्वी के मध्य में क्या है, एक रेखा है, इसलिए भूमध्य रेखा। इसे हमने नाम दे दिया है सर मकर रेखा, और इसे हमने नाम दिया है 66 डिग्री एंड हाफ इन साउथ को अंटार्कटिका वृत्त। क्योंकि सर ये वाला जो हिस्सा है अंटार्कटिका वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका के नजदीक होती है, इसलिए इसे अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं। और इसे आर्कटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र के नजदीक होती है। बस ये फर्क होता है, आर्कटिक क्षेत्र के जो नजदीक है वो आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका क्षेत्र के जो नजदीक है वो अंटार्कटिका वृत्त कहला रही है। ओके चलो, अब ये बताओ ये नाम क्यों पड़े। अभी तक तो सर आप ये कह रहे थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री,
ये देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एक एक डिग्री के ऊपर डिफरेंस आप निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो सर 23.5 डिग्री, आधा डिग्री तो हम अभी तक पढ़ ही नहीं रहे थे। मतलब या तो 22 होती या 24 होती, सॉरी, या तो 23 होती या 24 होती, या तो 23 और 24 के बीच में 23.5 है, या तो 66 होता या 67 होता। आपने तो सर 66.5 लिख दिया, ऐसा क्यों? बताता हूं ऐसा क्यों। बेटा हम ये जानते हैं कि जो सूरज बाबा है, जो हमारे सूर्य देवता है, ये सूर्य देवता इस पृथ्वी के ऊपर अपनी रोशनी को फेंकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 0 डिग्री, देखिए दोनों ही तरफ डिग्री जो है सेम है, बस फर्क क्या है हेमिस्फेयर का। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो ये साउथ है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ है तो ये साउथ, वो 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। लेकिन क्योंकि सर सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी की तरफ आ रही होती है, जब मैं सूरज की बात करूं तो ये सर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है, इसलिए ये इलाका सबसे ज्यादा गर्म होगा। लेकिन अगर जैसे मैं पिछले टॉपिक में पढ़ करके आए हैं कि यहां से वही जो रोशनी 23.5 डिग्री पे पहुंचेगी, वही रोशनी 66.5 पे पहुंचेगी, वही रोशनी 90 डिग्री पोल पे पहुंचेगी। देखिए कि सर इस क्रम में इसके एंगल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल 90 डिग्री है, ये एंगल मान के चलो कि भाई 80 डिग्री है, ये 70 है, ये 60 है, एंगल देखो बढ़ रहा है। और मैंने कहा कि जितना एंगल बढ़ता जाएगा ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी, यानी 90 डिग्री के जितने नजदीक हो ऊर्जा उतनी ही ज्यादा, इलाका उतना गर्म। 90 डिग्री से जितने दूर होते जाओगे, जैसे कि 90 के मुकाबले 80, 80 के मुकाबले 70 और 70 के मुकाबले 60, तो 90 से 60 तक अगर पहुंचोगे तो 60 का इलाका जो है एंगल के हिसाब से, कहीं आप ये सोचो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मैं इस एंगल के हिसाब से बात करता हूँ, सूरज के एंगल के हिसाब से। इस हिसाब से सर एंगल जितना ही बढ़ता जाएगा वो इलाका के अंदर रोशनी उतनी ही कम होती जाएगी, ऊर्जा उतनी ही कम होती गई, तो वो इलाका उतना ही ठंडा होता जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि पृथ्वी पर ये जो रोशनी इस तरह से फैल रही है? और इसको समझने के लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मान के चलो कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको ठीक 90 डिग्री पे खड़ा कर रखा है आपने, मतलब इसका जो एंगल है 90 डिग्री पे बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है, और इसके सामने मैंने एक टॉर्च ले लिया, ये बच्चे टॉर्च ले लिया हमने, और इस टॉर्च को हमने जला दिया। जैसे ही टॉर्च को आपने जलाया, रोशनी यहां आई, रोशनी यहां आई, रोशनी यहां आई, रोशनी यहां आई, तो आप देखेंगे कि इस लकड़ी के टुकड़े पे 4 ऐसी जगह हैं, ए, बी, सी और डी। 4 ऐसे पॉइंट है जहां इस टॉर्च की रोशनी आ रही है। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ए से लेकर के डी तक किस इलाके में रोशनी सबसे ज्यादा है और किस इलाके में रोशनी सबसे कम है? बताओ। ए से लेकर के डी तक किस इलाके में रोशनी सबसे ज्यादा है, किस इलाके में रोशनी सबसे कम है? बताओ। आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा है फिजिक्स में, जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर चलती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल 90 डिग्री पे चलती है। और क्योंकि सर वो 90 डिग्री पे चलती है, इसलिए ए बी सी डी कोई भी पॉइंट हो सर, रोशनी बिल्कुल इक्वल पड़ेगी, ना कहीं कम होगी है ना ही सर कहीं ज्यादा होगी।
आप ये केस कब कर रहे हैं? आप ये केस तब कह रहे हैं जब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो 90 डिग्री पे हो, यानी बिल्कुल लंबवत खड़ा हो। लेकिन आप सोचिए कि पृथ्वी को आपने कभी लंबवत नहीं देखा है। ये जो पृथ्वी है ना, जो मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है, दरअसल पृथ्वी ऐसे कभी है ही नहीं। आपने ऐसा देखा होगा कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैं जो अभी बता रहा हूं, मैं अपने फिगर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दिखा रहा हूं, हाँ या ना? दरअसल नॉर्थ और साउथ यहां होता ही नहीं है। ये नॉर्थ है और ये साउथ। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे क्या हुई है? टिल्ट है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है सर? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव। इसका कहते हैं अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव किसका? पृथ्वी का। कितना है? 23.5 डिग्री है सर। और एक होता है बेटा कक्षीय झुकाव। कितना है कक्षीय झुकाव? किसका? पृथ्वी का। कितना सर? अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। ये देखिए, ये कितना एंगल हुआ? ये एंगल हुआ 90 का। अगर इसमें 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है तो कितना एंगल बच गया? 90 में से 23.5 हटाओगे तो 66.5। तो 66.5 जो है बच्चे, उसको ही हम कहते हैं कक्षीय झुकाव। तो ये बात ध्यान रख लेना, एग्जामिनर पूछता क्या है, अक्ष पूछता है, कक्ष पूछता है, जो भी पूछेगा उस हिसाब से आंसर देना है। और क्योंकि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये 90 डिग्री पे, अब एक काम करो, इसको 23.5 डिग्री पे झुका दो। जैसे पृथ्वी झुकी हुई है ना, वैसे इसको 23.5 डिग्री पे झुका दो। ये लो जी, ये 23.5 डिग्री पे ये लकड़ी का टुकड़ा जो है हमने झुका दिया। अब जैसे ही 23.5 डिग्री पे आपने इसे झुकाया, अब देखो क्या होने वाला है सर। वही टॉर्च की रोशनी ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। अब बताओ ए से लेकर के डी तक में कहां रोशनी सबसे ज्यादा और कहां रोशनी सबसे कम है? मतलब ऊर्जा, एनर्जी कहां सबसे ज्यादा और एनर्जी कहां सबसे कम है? आप कहोगे सर जितनी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा है वहां पे। इसका मतलब ये जो डी वाला इलाका है ये ज्यादा रोशनी या ज्यादा ऊर्जा महसूस कर रहा है, इसलिए ये इलाका ज्यादा गर्म होगा। और इसके मुकाबले सर जितना मैं ऊपर जा रहा हूं उतनी ही ऊर्जा जो है, फैलाव जो है रोशनी का हो रहा है। जितना फैलाव हो रहा है ऊर्जा उतनी ही कम होती जा रही है, इसलिए ए वाला जो इलाका होगा वो डी वाले के मुकाबले क्या होगा? ज्यादा ठंडा होगा। समझ में आया? इसलिए पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पिछले टॉपिक में या पिछले फिगर में कि इस जो ये फिगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा रोशनी है और 90 पे कम। क्यों सर? इसका कारण है पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पे 23.5 डिग्री का झुका होना। इस वजह से ऐसा फर्क पड़ता है। अगर पृथ्वी 90 डिग्री पे होती, अगर पृथ्वी का बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होता, सीधे खड़ी होती, तो पृथ्वी पे भी रोशनी ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा आनी थी, हर जगह बिल्कुल बराबर पड़नी थी। कहानी समझ में आ गई? इसलिए ये पृथ्वी पर जो रोशनी का जो वितरण है वो समान नहीं है, असमान है। अब सर पृथ्वी का वो इलाका जहां ज्यादा रोशनी बनी रहती है, ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा बनी रहती है। इसलिए सर इस इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए सर इस इलाके को हम एक नाम देते हैं और वो है, या तो आप इसे बोल लीजिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, ऐसा बोल देते ना कि 0 डिग्री सबसे गर्म है और 23.5 से 23.5 नॉर्थ और साउथ के बीच का जो इलाका है वो और रीजन के मुकाबले ज्यादा गर्म है, इसलिए इसे सर बोल देते हैं हम लोग टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब होता है सबसे गर्म क्षेत्र। गर्मी यहाँ सबसे ज्यादा होगी, दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले गर्मी यहाँ सबसे ज्यादा होगी। लेकिन सर जैसे ही आप 23.5 डिग्री को उत्तर में और 23.5 डिग्री को दक्षिण में कवर करोगे, जिस तरीके से इस रीजन में जो टॉरिड जोन है, जो सबसे गर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको साल में 365 दिन एक ही मौसम दिखेगा और वो मौसम होगा गर्मी का।
लेकिन जैसे ही कर्क रेखा को और मकर रेखा को उत्तर में और दक्षिण में क्रॉस करोगे, आप देखोगे यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है उसकी ऊर्जा कम हो जाती। इसलिए इस क्षेत्र को हम एक नाम दे देते हैं टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां गर्मी भी एक टाइम पे मिलेगी और सर्दी भी एक टाइम पे मिलेगी, जहां गर्मी और सर्दी अलग अलग समय पे बना रहता है। सर कोई एग्जांपल दोगे क्या? हाँ यार एग्जांपल तो देंगे, बड़ा साधारण सा एग्जांपल दूंगा। आ जाओ इंडिया में। इंडिया के ठीक बीच से कौन सी रेखा जा रही है? बोलो। इंडिया के ठीक बीच से सर एक रेखा जा रही है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर। यही तो जा रही है ना? कौन सा महीना अभी चल रहा है सर? जनवरी चल रहा है। तो जनवरी के महीने में ये क्षेत्र क्या बना हुआ है? ठंडा या गर्म? ठंडा। लेकिन उसी जनवरी के क्षेत्र में ये इलाका कैसे बना हुआ है? सर ये गर्म है। अब देखिए वही तो कह रहा हूं ना, 23.5 डिग्री के नीचे का जो क्षेत्र है वो साल भर गर्म रहेगा। 23.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है एक टाइम के बाद कभी एक टाइम पे गर्मी और एक टाइम पे सर्दी। मार्च के बाद आप देखना ये इलाका गर्म होता शुरू हो जाएगा। यस सर नो? अच्छा क्यों होना शुरू हो जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सर इसी क्रम में जैसे ही मैं आर्कटिक और एंटार्क्टिका सर्कल को क्रॉस करूंगा, इस क्षेत्र को कह देते हैं सर हम फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन का मतलब होता है कि साल भर इस इलाके में ठंडी ही पड़ती रहेगी। साल भर इस इलाके में ठंडी ही पड़ती रहेगी, मतलब साल भर ये इलाका ठंडा रहेगा, साल भर ये इलाका गर्म रहेगा। बीच वाला इलाका है जो है साल में कभी ठंडा भी रहेगा कभी गर्म भी रहेगा। और सर फिर सबसे ऊपर जहां रोशनी सबसे कम और सबसे ज्यादा है, जहां सबसे ज्यादा है सबसे गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी यानी 0 डिग्री सबसे ज्यादा गर्म होगा, उसी क्रम में सर सबसे कम रोशनी है इसलिए ये इलाका सबसे ठंडा होगा। तो जो उत्तरी ध्रुव है ये सबसे ठंडे क्षेत्रों में आएगा, जो दक्षिणी ध्रुव है वो ठंडे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगा। ठंडे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंडी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में मिलने वाली। और सर यही नहीं, इस उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात बनी रहती। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने दिन 6 महीने लगातार रात बनी रहती। अगर उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की दिन है तो समझ जाइए दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात होगी। उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात है तो समझ जाइए दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा। ऐसा क्यों होता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। यस और नो? यस और नो? यहां तक कहानी क्लियर? तो कर्क रेखा मकर रेखा का रोल समझ में आ गया। सर ये वो रेखाएं होती हैं जिसके ऊपर और नीचे तापमान में बहुत भारी फर्क पड़ता है। क्योंकि तापमान में भारी फर्क पड़ रहा है इसी वजह से इन रेखाओं को पढ़ने की जरूरत होती है। कहानी क्लियर हुई? इसी वजह से इन रेखाओं को पढ़ने की जरूरत होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इस पृथ्वी पे आपको सबसे गोरे लोग कहाँ मिलेंगे, आप कहोगे सर जो सबसे ठंडा इलाका है। इसका मतलब 66.5 डिग्री के ऊपरी इलाके में आप पहुंच जाओ। अगर आप यूरोप जैसे देशों में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा फेयर होते, हाँ या ना? लेकिन वहीं पे अफ्रीका जैसे देश में चले जाओगे तो वहां पर ज्यादातर लोग डार्क होते। क्यों डार्क होते? क्योंकि सूरज की गर्मी जो है वहां बहुत ज्यादा होती है। तो सर तो बेटा सूरज की गर्मी को महसूस भी तो करना है। सूरज की गर्मी जितनी ज्यादा होगी हमारी त्वचा क्या उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है? उस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए ही ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के स्किन में एक सर कंटेंट होता है, पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन जितना ज्यादा होगा सूरज की रोशनी वो त्वचा उतनी ही ज्यादा सह पाएगी। मेलानिन जितना कम होगा वो त्वचा सूरज की रोशनी को उतनी ही कम सह पाएगी। इसका मतलब है कि कम मेलानिन वाले लोग सूरज के सामने बहुत कम समय के लिए टिक पाएंगे। यही वजह है सर कि एफिशिएंसी काम करने की गर्म इलाकों में डार्क लोगों की होती है, फेयर लोगों की नहीं। फेयर लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इंडिया में हम कहाँ हैं? इंडिया में हम इस रेखा के ऊपर हैं, हरियाणा है ना, तो हरियाणा इस रेखा के ऊपर है। तो इसका मतलब है सर एक जमाने एक टाइम पे यहाँ सर्दी और एक टाइम पे गर्मी होती है। इसलिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ना तो पूरी तरह से फेयर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से डार्क होते हैं।
ज्यादातर, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं अपवाद, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? ये है ज्योग्राफी। अब एग्जामिनर आपसे क्यों कहता है कि बेटा ज्योग्राफी पढ़ करके आओ? क्योंकि कल को नौकरी करने के लिए आप किसी न किसी क्लाइमेट में तो जाएंगे ना, किसी क्षेत्र में तो जाएंगे ना, उस क्षेत्र की अपनी क्लाइमेटोलॉजी होती है, उस क्षेत्र का अपना जलवायु है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन लोग हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, किस तरह के वर्ण सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे, एग्रीकल्चर क्या होता है यहाँ पे, बारिश का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो सारी चीज की समझ में आती है। अगर मैं आपको नौकरी दे देता हूँ और आपको मैं राजस्थान पटक देता हूँ, तो आपके आंखों में क्या आएगा? यार गलत जगह पटक दिए गए। क्यों? क्योंकि सर गर्म इलाका है, दिन जितना गर्म रहता है रात उतनी ही ठंडी रहती है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी की बहुत कमी रहती है, पहाड़ नहीं है, बारिश नहीं होती है, हरियाली ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, धूली फांकने को मिलेगा। लोग वहां रहते हैं तो जनजातियां लोग रहते हैं सर, भील रहते हैं, मीना रहते हैं, उनकी अपनी एक पैटर्न होते हैं लिविंग स्टैंडर्ड का, जीने का अपना एक सलीका होता है। मेरी पोस्टिंग अगर वहां हो गई तो है ना, फिर मैं मेरे हिसाब से काम नहीं करूंगा, उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उन लोगों की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा, उन लोगों के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं कैसे करूंगा वो बिना ज्योग्राफी की नॉलेज के नहीं हो सकती। इसलिए एग्जामिनर कहता है बेटा जब नौकरी लेगा उससे पहले तू ज्योग्राफी सीख के आ। समझ में आई कि नहीं कहानी? ये है खेल सारा ज्योग्राफी के पढ़ने के पीछे का। ज्योग्राफी इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि नहीं नहीं क्योंकि इसमें मार्क्स लेने वाली बात है तो लेके आओ। ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आपको जहां पोस्टिंग मिलेगी बेटा वो सारी की सारी ज्योग्राफी ही है। ठीक है, तो समझ में आई ये कहानी यहां तक की? हाँ सर। और बेटा इसी क्रम में मैं जब आखिरी में चलूंगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और मैंने आपको बताया था कि इनके बीच की जो दूरी है बच्चे वो समानांतर होती है, तो उसका मतलब है कि 1 डिग्री का मतलब सर कितना होता है? ये देखिए बीच में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं को मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, यानी 0 से 1 तक पहुंचोगे तो बीच में 60 मिनट की छोटी छोटी रेखाएं हैं। समझ में आ गई कहानी? तो 1 डिग्री का मतलब है सर 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब है सर 1.853 किलोमीटर, क्योंकि समानांतर है ना, तो इसलिए इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1800 मीटर होगी। अब क्योंकि 1 मिनट का मतलब है 1.853 किलोमीटर, तो 2 मिनट का क्या मतलब है? 2 गुना में 1.853 किलोमीटर। 3 का क्या मतलब है? 3 गुना में 1.853 किलोमीटर। 4 का क्या मतलब है? 4 गुना में 1.853 किलोमीटर। और 60 का क्या मतलब है? 60 गुना में 1.853 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना आएगा? 111.18 किलोमीटर। तो बताइए इस पृथ्वी पर 1 डिग्री अक्षांश की बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? लगभग 111 किलोमीटर है सर, लगभग 111 किलोमीटर है। समझ में आ गया? किताबों में तो बस इतना ही लिखा गया ना, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर है। वो क्यों है और कैसे है वो मैंने आपको सामने बता दिया। वो क्यों है और कैसे है वो मैंने आपके सामने बता दिया। यस और नो? यहां तक बच्चे किसी का डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज की कहानी को मैं यहीं खत्म करता हूं। अक्षांश मैंने बता दिया, अक्षांश, अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश 181, अक्षांश रेखा 179, 179। अक्षांश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर ये किसी भी जगह की स्थिति के साथ साथ तापांतर के अंदर भी डिफरेंस बताता है, तापमान के अंदर भी डिफरेंस बताता है। तापमान के अंदर हमने डिफरेंस देख लिया, तापांतर का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। वो झुकी हुई क्यों है? क्योंकि जब सर सोलर सिस्टम हमारा बन रहा था तो ये प्लैनेट एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, उस क्रम में ये पृथ्वी झुक गई। आंतरिक फोर्स होता नहीं है इसलिए पृथ्वी उठ नहीं पाई, 23.5 डिग्री एंगल बना रहा। सूरज की रोशनी हर जगह अलग अलग पड़ती है, जिसकी वजह से 0 डिग्री काफी गर्म होता है, ऊपर जाते वक्त वो इलाका उतना ठंडा होता जाता है। और ये अक्षांश समानांतर रेखाएं भी कहलाती हैं क्योंकि चलती समान अंतर पे हैं, मिलती एक दूसरे के साथ नहीं है, इसलिए समांतर रेखा और उनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर स्टैंडर्ड होती है। यहां तक मैंने कहानी खत्म कर दी।
ज्योग्राफी की शुरुआत क्यों होती है, पढ़ना क्यों होता है, वो मैंने बता दिया। बाकी की कहानी हम करेंगे कल। यहाँ तक को हम यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं बच्चे ब्रेक के बाद। किसी का डाउट है तो अगले 1 मिनट में सवाल कीजिए, वरना टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन एंजॉय।